How do you define a wound? What is a wound? Wound is a break or cut in the continuity of any body structure, internal or external, caused by physical means. So, what is actually a wound? Wound is a break or cut in the body structure which can be internal or external, and it is caused by a physical means. Classification of wound. According to the status of skin integrity, wound is classified into two: open wound, closed wound. ओपन वूंड वो होते हैं जहाँ पे स्किन का डिस्ट्रक्शन, स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो गया है और अंडरलाइंग टिश्यूज आर ओपन टू द एयर, दैट इज ओपन वूंड. क्लोज वूंड वो होते हैं जहाँ पे स्किन का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, देर इज़ नो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन में कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन अंडरलाइन टिश्यूज जो है वो डैमेज हो चुके हैं, तो दैट इज क्लोज वूंड. अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द वूंड, अब किस कॉज से वूंड बना है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटेंशनल या सर्जिकल वूंड. इंटेंशनल और सर्जिकल वूंड वो होता है जो हम किसी पर्पस के लिए करते हैं. जैसे ऑपरेशन के वक्त हम कोई वूंड जब हम ओपन अप करते हैं पेशेंट को, तो वो भी एक तरीके का वूंड है, और इसको हम इंसीशन भी बोलते हैं, इंसीशनल वूंड. फिर अनइंटेंशनल ट्रॉमेटिक और एक्सीडेंटल वूंड. अगर कोई भी वूंड किसी एक्सीडेंट की वजह से हो या अनइंटेंशनली हुआ हो या ट्रॉमेटिक रीजंस की वजह से हुआ हो, दैट इज द एक्सीडेंटल वूंड. देन अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, सुपरफिशियल अब्रेडेड वूंड. सुपरफिशियल अब्रेडेड वूंड वो होता है, जैसे कि अब्रेशन क्या होता है, जब कभी कोई चीज़, सपोज कोई बच्चा सीमेंटेड रोड पे गिर जाए, तो दैट विल बी अ सुपरफिशियल अब्रेडेड वूंड. ओनली द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व इन दिस. लेकिन पेनिट्रेटिंग वूंड क्या होता है, जब कोई चीज़ ब्रेक होकर एपिडर्मल लेयर से होते हुए डर्मिस और डीपर टिश्यूज और ऑर्गन्स में चली जाए, दैट इज पेनिट्रेटिंग वूंड. जब कोई चीज़ स्किन के अंदर चली जाए और अंदर जाके कोई भी डीपर टिश्यूज और ऑर्गन्स में चले जाए, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वूंड. परफोरेटिंग वूंड. परफोरेटिंग वूंड में इट इज़ वन in which a foreign object or instrument cuts open the whole thickness of a wall of a cavity or organ. The object enters and exits an internal organ. Perforating wound और penetrating wound में ये फ़र्क है कि perforating wound में कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर होता है बॉडी के, और एंटर होने के बाद जिस ऑर्गन में वो जा रहा है उसी ऑर्गन से वो एग्जिट भी करता है. देर इज़ एंट्री एंड एग्जिट इन द सेम ऑर्गन, तो इसीलिए वो परफोरेटिंग वूंड है. एक ही ऑर्गन में एंट्री पॉइंट भी होता है और एग्जिट पॉइंट भी होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग वूंड में सिर्फ वो टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करता है, बट देर इज़ नो एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द सेम ऑर्गन. देन पंचर और स्टैब वूंड. Puncture or stab wound, it is the one in which there is an injury to deep tissues but there is only a very small opening on the surface. Stab wound में जैसे किसी ने किसी को चाकू मार दिया, so this is a stab wound या puncture wound. इसमें जो deep tissues है वो डैमेज होंगे, लेकिन जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी होगी. अकॉर्डिंग टू क्लीनलीनेस और कंटामिनेशन, क्लीन वूंड. क्लीन वूंड वो होता है जहाँ पे कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनाइजम्स ना हो, दैट इज़ क्लीन वूंड. क्लीन कंटामिनेटेड वूंड वो होता है जो हमने इंटेंशनली वूंड बनाया उस ऑर्गन में जो ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्बर करता है. फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन के वक्त अगर हम कहीं पर इंसीशन, अगर हम इंटेस्टाइन में इंसीशन लगाते हैं, देन इट इज़ अ क्लीन कंटामिनेटेड वूंड.
बिकॉज इंटेस्टाइन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्बर करता है, ऑलरेडी उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो हमने जो इंसिजन लगाया वो एसेप्टिक कंडीशन में लगाया, तो इसीलिए हम इस वुंड को बोलेंगे क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। देन कंटामिनेटेड वुंड वो होता है जहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो, तो उसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वुंड। देन इन्फेक्टेड वुंड और सेप्टिक वुंड। इन्फेक्टेड वुंड और सेप्टिक वुंड वो होता है जैसे कि जहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है और उसके साथ साथ साइंस ऑफ इन्फेक्शन भी आ गए हों। एक तो हमारा था कंटामिनेटेड वुंड में पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है पर देर इज़ नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, बट इन इन्फेक्टेड और सेप्टिक वुंड देर इज़ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्लस देर इज साइंस ऑफ इन्फेक्शन, सो द वुंड हैज़ बिकम इन्फेक्टेड नाउ। कॉलोनाइज्ड वुंड वो होता है जहाँ पे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर सोर या बेड सोर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज लैसरेट वुंड वो होता है जहाँ पे टिश्यूज आर टोन अपार्ट, जहाँ पे टिश्यूज जो है फट गए हैं एंड देर इज इरेगुलर एजेस है टिश्यूज के। फॉर एग्जाम्पल कट बाय अ सॉ, अगर सॉ से कट हो जाए तो वो लैसरेटेड वुंड होगा। और अब्रेडेड वुंड वो होता है विच इन्वॉल्व स्क्रैपिंग और रबिंग ऑफ स्किन सरफेस बाय फ्रिक्शन। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था सुपरफिशियल वुंड में कि अगर कोई बच्चा सीमेंटेड रोड पे गिर जाता है तो उसको जो चोट लगती है उसको हम बोलते हैं अब्रेशन, क्योंकि वो उसमें क्या होता है स्किन जो है रब हो जाती है और स्क्रैप्ड हो जाती है। देन कंट्यूज्ड वुंड वो होता है कि जहाँ पर कोई, ये एक ओपन वुंड नहीं होता, ये क्लोज वुंड होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें डिस्कलरेशन होता है और स्वेलिंग होती है और पेन होता है। देन वुंड हीलिंग प्रोसेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एनाटमी में भी ये आपको है और नर्सिंग फाउंडेशन में भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ज़रूर देख लेना। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, वुंड हीलिंग के 4 प्रोसेसेस है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मैचुरेशन फेज। द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेमेटरी फेज एंड इन्फ्लेमेटरी फेज begins few seconds after injury and last about 3 days. In inflammatory phase सबसे पहले क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन होने की वजह से जो WBCs है वो डैमेज टिश्यूज़ पे आ जाते हैं। अब WBCs जब डैमेज टिश्यूज़ पे आ जाते हैं तो WBCs में अब बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, जो डैमेज टिश्यू में जो बैक्टीरिया है या स्मॉल डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब इनवांटेड सेल्स है, तो उन सारे सेल्स, इनवांटेड सेल्स या बैक्टीरियाज को न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, मार देते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं। पहले तो अपने अंदर ले लेते हैं, अपने वो एनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं। फिर उसके बाद मोनोसाइट्स, अब WBCs मैंने आपको बोला बहुत सारे टाइप्स के, इसमें न्यूट्रोफिल हो गया। अब मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मोनोसाइट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में टू क्लीन द बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डेब्रिस, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर अबाउट 48 hours, and after that finally a thin layer of epithelial tissue forms over the wound which is later absorbed. तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी फेज में क्या होता है कि इसमें वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से WBCs जो हैं वो हमारे
टिश्यू है, डैमेज टिश्यू है, उस पे आ जाते हैं। अब WBCs में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो जितना भी अनवांटेड सेल्स है, स्मॉल डेब्रीज है, बैक्टीरिया है, उन सबको वो इंजेस्ट कर लेता है। और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वुंड को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, 48 आवर्स तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और उसके बाद एक थिन एपिथेलियल टिश्यू की लेयर आ जाती है विच इज़ लेटर ऑन अब्जॉर्ब्ड। सो दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी फेज। देन डिस्ट्रक्टिव फेज बिगिंस बिफोर द इन्फ्लेमेटरी फेज एंड्स एंड लास्ट फॉर अबाउट 2 to 5 days। इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस कंटिन्यूज इट्स क्लीनिंग प्रोसेस एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। इसमें माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, उन अपने क्लीनिंग प्रोसेस को, और फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज। द फेज बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एंड लास्ट फॉर 3 to 24 days। Fibroblasts appear alongside the capillaries. These two together constitute the granulation tissue. अब इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में नए सेल्स आने लगते हैं, नए सेल्स आके डिवाइड होने लगते हैं और नए ब्लड वेसल्स आने लगते हैं। जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए थे उसको कंपनसेट करने के लिए देयर आर न्यू ब्लड वेसल्स विच अपीयर टू द साइट ऑफ द इंजरी एंड new cells start dividing. The wound appears pink owing to the new capillaries in the granulation tissue and the area is soft and tender. और फिर उसके बाद जो वूंड होता है वो पिंक कलर का लगने लगता है बिकॉज ऑफ द न्यू कैपिलरीज विच हैज़ कम टू द साइट ऑफ द इंजरी। देन मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स आए थे ब्लड वेसल्स वगैरह, वो मैच्योर होने लगते हैं और उसके बाद एक स्कार सा बन जाता है। स्कार मतलब कि एक निशान सा बन जाता है, और इस निशान को जाने में ऑलमोस्ट ईयर सा लग जाता है। ईयर में ये जो स्कार होता है ये श्रिंक होने लगता है एंड देन new tissues grow over here. So this is the maturation phase. Then factors affecting healing process. Now there are many factors which affect the healing process. For example, nutrition में proteins वूंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, इसीलिए जब पोस्ट सर्जरी हम पेशेंट को बोलते हैं ज़्यादा प्रोटीन ले। जब वो अपना NPO स्टेटस से हट जाते हैं तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन वूंड हीलिंग प्रोसेस। फिर विटामिन A and C and elements such as zinc and copper are required for formation of new tissues and maturation of collagen fibers. एंड देन एज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हीलिंग इज़ मोर रैपिड इन यंग एज देन इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में कोलाजन वगैरह कम होता है, तो इसीलिए हीलिंग जो है, और ओल्ड एज में दूसरी बीमारियां भी बहुत होती हैं, तो ओल्ड एज में वुंड हीलिंग होना बहुत मतलब जल्दी नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता, लेकिन यंग एज में वुंड हीलिंग रैपिडली हो जाता है। फिर ब्लड सप्लाई, अगर एरिया की ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड है, अगेन दे विल बी प्रॉब्लम इन वुंड हीलिंग। देन हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोन डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। Prolonged stress stimulate increased production of cortisone which in turn can delay wound healing. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कोई तो उसका कॉर्टिसोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कॉर्टिसोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एड्रिनोकॉर्टिसोन, ये सारे जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में से जो हार्मोन्स निकल के आते हैं, जो स्पेशली स्ट्रेस के वक्त रिलीज़ होते हैं, अगर वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे बॉडी में तो इट विल डिले द वुंड हीलिंग प्रोसेस।
ड्रग्स, सम ऑफ द ड्रग्स लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, इट इम्पेयर्स द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड इट डिलेज द वुंड हीलिंग. देन एक्सटेंट ऑफ इंजरी. एक्सटेंट ऑफ इंजरी जैसे व्हेन देयर इज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर हीलिंग. जब बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में. जितना ज़्यादा डैमेज है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हील होने में. इन्फेक्शन, अगेन इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्स द हीलिंग प्रोसेस एज इट रिजल्ट्स इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन. इन्फेक्शन में ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है तो इट प्रोलॉन्ग्स द हीलिंग प्रोसेस. क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ में हीलिंग प्रोसेस बहुत ही कम होता है. जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका वुंड बहुत देर से हील होता है. अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तो उनका वुंड फिर हील नहीं हो पाता. स्मोकिंग अगेन इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फंक्शनल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है देन इट प्रोलॉन्ग्स द वुंड हीलिंग प्रोसेस. Obesity, fatty tissues lack adequate blood supply to resist bacterial infection and deliver nutrients and cellular elements for healing. तो फैटी टिश्यूज़ क्या करते हैं, फैटी टिश्यूज़ की वजह से ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगेन वुंड हीलिंग सही से नहीं हो पाती. रेडिएशन भी वुंड हीलिंग को डिले करती है. देन वुंड स्ट्रेस जैसे कि सपोज़ किसी के अब्डोमिनल वुंड है या फिर किसी की सर्जरी हुई है, अब्डोमिनल सर्जरी हुई है और साथ में उसको वॉमिटिंग भी हो तो उस वुंड के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस होगा. वुंड की सूचल लाइंस पे स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से वुंड का फिर से खुलने के चांसेस होंगे. सपोज़ हमने किसी पेशेंट को ऑपरेट किया है, एब्डोमिनल ऑपरेशन किया है और उसको ऑपरेशन के बाद उसको वॉमिटिंग्स होने लगती है. ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रेशर ऑन द वुंड एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द सूचर्स माइट ओपन अप. ठीक है, these sutures will open up and there will be disruption in the healing process. Complication. So what are the complications of wound healing? Hemorrhage मतलब excessive loss of blood. अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वुंड का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हैमरेज हो सकता है. इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है वुंड से क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, मतलब हमारी जो स्किन है, इट इज़ अ फिज़िकल बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और अगर ये फिज़िकल बैरियर ही ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली देयर विल बी इन्फेक्शन. देन वुंड डेहिसेंस क्या होता है, वुंड डेहिसेंस ये होता है कि जब स्किन या टिश्यू सेपरेट हो जाते हैं. व्हेन अ वुंड फेल्स टू हील प्रॉपर्ली द लेयर्स ऑफ द स्किन एंड टिश्यू में सेपरेट. वुंड सही से क्लोज नहीं हो पाता और जो दोनों उसके जो गैप्स है वो क्लोज नहीं हो पाते और सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वुंड डेहिसेंस. फिर वुंड एविसरेशन में क्या होता है, जो अंदर के जो कंटेंट है, अंदर का जो ऑर्गन है वो प्रोट्रूड होके बाहर निकल जाता है वुंड से, तो उसको हम बोलते हैं वुंड एविसरेशन. Protrusion of abdominal organs through the gap formed by separation of wound layers. Then fistula क्या होता है, it is the abnormal passage between two organs or between an organ or outside of the body. बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन के बाद कभी कभी फिस्टुला बन जाता है. जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती है उसमें कभी कभी फिस्टुला बन जाता है. फिस्टुला में क्या होता है कि एक अबनॉर्मल सा पैसेज बन जाता है. मैंने एक केस देखा था जिसमें एक पैसेज बन गया था फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन. एक अबनॉर्मल पैसेज बन गया था, तो उसके जो फीसेस थे, उस पेशेंट के जो फीसेस थे वो स्किन से बाहर आते थे, उसके जो स्टूल्स वगैरह थे स्किन से बाहर आते थे क्योंकि ये अबनॉर्मल पैसेज बन गया था. सो दिस इज़ फिस्टुला.
एब्सिस फॉर्मेशन, एब्सिस फॉर्मेशन का मतलब होता है पस फॉर्मेशन. अब पस अगर फॉर्म हो जाएगा तो अगेन इट विल डिले द वुंड हीलिंग प्रोसेस. सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स. अगर वुंड में से इन्फेक्शन बढ़ जाए तो आसपास के जितना भी सेल्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा. इन्फेक्शन होने की वजह से रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा पेशेंट को. और फिर है नेक्रोसिस और गैंग्रीन. नेक्रोसिस होता है अगर इन्फेक्शन की वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाए और तो वो एरिया नेक्रोस्ड हो जाएगा. नेक्रोस्ड मतलब दे विल बी सेल डेथ, सेल्स की डेथ हो जाएगी उस एरिया में. कीलॉइड्स, कीलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर ह्यूज अगली ट्यूमर्स, ट्यूमर लाइक ओवरग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू सीन इन सर्टेन इंडिविजुअल. और किसी किसी इंडिविजुअल में स्कार्स जो है, जो निशान होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कीलॉइड्स. पेन, पेन वुंड में पेन तो होता ही है लेकिन अगर कभी ज़्यादा पेन हो देन इट मे इंडिकेट सम अदर प्रॉब्लम. फ्लूइड कलेक्शन, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि कभी कभी वुंड में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है एंड दिस फ्लूइड कलेक्शन ऑल्सो इट इम्पेयर्स द वुंड हीलिंग प्रोसेस. इंटरफेरेंस विद ऑर्गन फंक्शन, अब अगर वुंड इतना ज़्यादा बड़ा है कि इट हैज़ suppose there is a penetrating wound which has penetrated the organ और उस organ को heal होने में फिर time लगेगा और अगर वहाँ पे scar बन जाता है तो उस organ के function में भी problem होगी. So if the wound is so big that it has penetrated the organ, obviously there will be some or the other problem with the organ function.